अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करना है और ये फिजियो का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और इसमें आप फिजियो के रिलेटेड जो भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में टर्म्स सीखनी है वो आपको अवेलेबल होंगी। इसके साथ साथ इसमें एनाटॉमी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल शामिल है। ठीक है, तो अगर आप एनाटॉमी का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर, और अगर आप फिजियो का करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफ़ाइन करना है डाइजेशन को। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारा डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन आपको सिंपल वर्ड्स में पता है, इतनी कम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस है इन विच आवर फूड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन दीज सिंपलर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी एफिशिएंटली। ठीक है, एंड वी एब्जॉर्ब दिस केमिकल सब्सटेंसेस, दिस सिंपल सब्सटेंसेस एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये आपने डिफ़ाइन कर देना है डाइजेशन के प्रोसेस को। उसके बाद नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट कंज्यूम अबाउट 1 kg ऑफ सॉलिड एंड 1 to 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड एवरी डे। ये बताया हुआ है कि एक नॉर्मल जो पर्सन है वो कितना एक दिन के अंदर जो फूड है और जो वाटर है वो अपटेक कर लेता है। जो मेन पार्ट आप लोगों ने कवर करना है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो अक्सर आ भी जाता है, डेट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने एक लीनियर सीक्वेंस की तरह लेके चलना है। आपने देखना है कि आप क्या क्या करते हैं, उसी के निस्बत से आपने ये जो फंक्शंस हैं इनको सीरीज़ में अपडेट करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, आप फूड का इंटेक करते हैं, आप फूड की कंजप्शन करते हैं। ठीक है, देन यू ब्रेक दैम विद द स्मॉल पीसेस। आप अपने टीथ के ज़रिए से उस फूड को ब्रेक करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। देन यू ट्रांसपोर्ट योर स्मॉल पार्टिकल्स इनटू द डिफरेंट एरियाज टू डाइजेस्ट। ठीक है, जब आपने उसको टीथ से डाइजेस्ट कर लिया, फिर आप उसको स्वेलो करके उसे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे आप गुजारते हैं, उस तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। Then the secretion of necessary enzymes and other substances for the digestion। ठीक है, फिर जब वो जो हमारा फूड जो है वो एसोफेगस से गुजर के आगे हमारा स्टमक पे जाता है तो वहाँ पर डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं। आपको पता है HCl रिलीज़ होता है, म्यूकस रिलीज़ होता है, डिफरेंट जो है सेल्स होते हैं स्टमक के वो डिफरेंट सिक्रीशन करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं। फिर वही फूड के पार्टिकल की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम उसके जो फूड के अंदर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम उनको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हमें उन्हें पहले सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अब प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का सिंपल सब्सटेंस क्या होगा, अमाइनो एसिड्स। हम पहले प्रोटीन की जो है उसको कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स के अंदर, और फिर वो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी जो है वो यूज़ कर सकेगी। इसलिए डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के पार्टिकल्स जाते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। वहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल सब्सटेंसेस, फैट्स के सिंपल सब्सटेंसेस ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ये एब्जॉर्ब होंगे तभी ये हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे और हमारे हर सेल को न्यूट्रिएंट्स, फूड, प्रोटीन ये चीज़ें सप्लाई करेंगे। फिर रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। अब जो सब्सटेंसेस जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जैसे सेलुलोज हो गया और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए, वो हमारी बॉडी स्ट्रेट आउट कर देती है। इसके अलावा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड के अंदर, बाज़ हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होता है, तो वो भी चीज़ें जो है वो हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस की तरह बाहर एक्सट्रेट आउट हो जाती हैं। तो ये होल प्रोसेस है डाइजेशन का हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसको सीरीज़ में हमने पूरे 7 जो फंक्शन है वो हमने डिस्क्राइब किए। अब एनाटॉमी देखनी है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि इसमें कौन से ऑर्गन्स हैं और किस तरह के डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डेट इज़ GI ट्रैक एंड द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और द एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसे कह देते हैं, एंड द एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का तो आपको पता है कि ये स्टार्ट हो रहा होता है GIT इज़ अ ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस, ठीक है। लेंथ इज़ अबाउट 30 फीट। तो GIT एक ट्यूब है, आप माउथ से लेकर एनस तक एक पूरी ट्यूब है जिसकी लेंथ आपको 30 फीट, ये आपको पता थी। अब जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं ये हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होती है। डाइजेशन का प्रोसेस जो भी होना है, एब्जॉर्प्शन होनी है, वो सारा हमारा GIT में होगा। लेकिन ये जो एक्सेसरी ऑर्गन्स का क्या काम है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। मीन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ ऐसी सिक्रीशंस रिलीज़ कर देंगे जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ कर देंगे। ये अपनी जो सिक्रीशंस हैं ये इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं ताकि फूड जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। अब GIT हमारे दो टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वही ऑर्गन्स हो गए वेयर द एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस। वो सारे ऑर्गन्स जहाँ पर आपकी डाइजेशन हो रही है वो उनको हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहेंगे। जैसे माउथ में डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी के हम लोग अंदर टीथ से हम लोग करते हैं, फेरेंस, फिर एसोफेगस, इकोफेगस से हम लोग स्टमक में जाते हैं, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे जो है ये हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, अब हम उनको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। हाँ जी, तो एक्सेसरी जो हमारे पास ऑर्गन्स आ जाती हैं, accessory organs are the organs which help in the primary digestion and or in the process of digestion, ठीक है। कि ये वो ऑर्गन्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे लेकिन ये डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, GIT का पार्ट नहीं होते, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जैसे अब टीथ हो गया, टंग हो गई, ठीक है, ये करवा रही है, नो डाउट टीथ हमारी डाइजेशन करवा रही है, लेकिन क्या है कि ये हेल्प कर रही है डाइजेशन में, ठीक है। इसने कोई और अपना रोल नहीं किया। इस तरह सलाइवरी ग्लैंड्स है, इन्होंने बस सिर्फ सिक्रीशन की है अपनी। इस तरह हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है, पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, लीवर अपना बाइल रिलीज़ करता है और गॉल ब्लैडर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, ये एनाटॉमी का पार्ट हो जाता है कि GIT की जो वॉल है उसकी कितनी लेयर्स हैं और क्या उन लेयर की आगे सब डिवीजन आ जाती है। सो ये एनाटॉमी का पार्ट है। इसको आप फिजियो में आपने इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना, लेकिन एनाटॉमी के लिहाज से मैं इधर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो ज़्यादातर ये जो लेयरिंग एक्सप्लेन करनी होती है ये एनाटॉमी में करनी होती है आपने ना। अब हम लोग चलते हैं वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है कि GIT 4 किस्म की लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले है म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलरिस लेयर एंड द सिरोसिस एंड फिब्रस लेयर, ठीक हो गया। अब हम लोग सब इन लेयर्स की डिवीजन भी देखेंगे, इसकी डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊँगी किस तरह है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसकी डायग्राम आप अपने देख सकते हैं। माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, उसके बाद एसोफेगस आ रहा है, डायफ्राम के नीचे ही हमारा स्टमक आ जाता है, उसके साथ ही पेंक्रियास और लीवर अटैच है। फिर उसके बाद हमारे पास गॉल ब्लैडर भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ड्यूडिनम, इलियम और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जेजरम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन और उसके बाद असेंडिंग कोलोन, अपेंडिक्स वगैरह और पेल्विक कोलोन, फिर उसके बाद रेक्टम और एनस हमारे पास ये आ जाता है। ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब होगी आपकी। अब लेयर्स की बात अगर हम करें तो म्यूकस लेयर जो है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है डाइजेस्टिव वॉल की, और डेट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस एंड द म्यूकोजा मेम्ब्रेन फेसिस द कैविटी ऑफ GIT। अब इसको जो आप लोग समझेंगे एक डायग्राम के ज़रिए से, मोर इसलिए आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लेयरिंग। ये बिल्कुल यही का यही मैंने कुछ डिफरेंट कलर्स के साथ ज़्यादा प्रोमिनेंट मैंने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीके से दिखाया गया और प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वही की वही और ज़्यादा एक्सप्लेन में बता दिए। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो इनर लेयर से आउटर। ये सबसे पहले इनर लेयर है, ये वाली लेयर,
और इनर लेयर से हम आउटर लेयर की तरफ आएंगे। अब सबसे पहले जो इनर लेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनर लेयर जो है वो हमने पढ़ा कि म्यूकस लेयर है, म्यूकोजा लेयर, ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोजा लेयर। ठीक है, ये क्या करिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ल्यूमन को फेस करिए। ये वाला जो पार्ट है, ये जो बिल्कुल वाइट है, ये क्या है कि ये पाइप है। ये इस तरह का पूरा एक ये पाइप है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस पाइप के इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये पाइप का ये जो होलो पार्ट है, ये वाला, इसको मैं कलरिंग कर देती हूँ। ये वाला पार्ट यही है, ठीक हो गया। ये ल्यूमन है, यानी म्यूकस किसको फेस कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ल्यूमन को फेस कर रहा है। इनर मोस्ट लेयर है, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा या म्यूकस भी कह देते हैं। क्या है कि इसकी म्यूकस लेयर है, यानी इसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है, म्यूकस सिक्रेट करनी है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है जी। आगे ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ना, इसके 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, 3 और लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस। ठीक है, अब इसमें क्या डिवीजन है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, जितनी भी लेयर्स होंगी, ख़ास तौर पे जो इनर मोस्ट लेयर होंगी ना, उनमें आपने एपिथेलियल लाइनिंग की बात ज़रूर करनी है। अब एपिथेलियल लाइनिंग में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, 2 किस्म के सेल्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल, दूसरे होते हैं कोलमनार एपिथेलियम सेल। ठीक है, पूरी ये जो जीआईटी ट्रैक है इसमें मैं पूरा होल एक्सप्लेन करी। पूरा जीआईटी में ये एपिथेलियल लाइनिंग होगी, क्योंकि पूरे जीआईटी में मस्कुलरिस लेयर है। तो एपिथेलियम लेयर में 2 सेल्स ये आएंगे पूरे जीआईटी में। पहला होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल। ये कहाँ होंगे, ये हमारे माउथ में होंगे, फेरेंक्स में, इसोफेगस में। उसके बाद जब हम लोग स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो कोलमनार एपिथेलियम सेल्स हो जाते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये सेल डिफरेंट हो रहे हैं। एक ही सेल हो सकता था, या हो सकता था कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही पूरा हो जाता, या कोलमनार एपिथेलियम पूरे ही एपिथेलियम की लाइनिंग में यही सिर्फ सेल होता, दूसरा क्यों आया। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें ना एरिया की, सरफेस एरिया की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए बिलाई की ज़रूरत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि बिलाई होती है, और बिलाई जैसी जब अरेंजमेंट होती है ना, तो वो हमारी हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन के अंदर और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। जबकि अगर हम लोग माउथ और फेरेंक्स की बात करें और एसोफेगस की बात करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स है, जबकि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और इधर कोलमनार एपिथेलियम सेल्स है। अब एपिथेलियम लाइनिंग की बात करते हैं कि दैट इज कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट ऑफ जीआईटी से जो भी गुजरेगा वो एपिथेलियम लाइनिंग से टच करके गुजरेगा। थिन लेयर है, डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी। इनर सरफेस जो है इसकी माउथ, टंग, अच्छा ठीक है। और सर्टिफाइड एपिथेलियम सेल्स कहाँ है, माउथ, टंग में है, फेरेंक्स में, एसोफेगस में। जबकि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोनर एपिथेलियम, वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की। लैमिना प्रोप्रिया का जब भी मतलब आएगा, जहाँ पर आपने याद रखने की इसका ताल्लुक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। इसका मतलब इस लेयर में क्या आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज़ आ रही हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बाज़ औक़ात बैक्टीरिया भी आ जाता है। सो अब हमने उस बैक्टीरिया को किल करना है, सो उसके लिए हमें कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स भी चाहिए होंगे, ताकि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सके और हमें कोई डिजीज़ ना हो जाए। इसके साथ जो थर्ड लेयर आ जाती है हमारे म्यूकोसा के अंदर, वो होती है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर का आपको नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि इसमें मसल्स प्रेजेंट होंगे। अब मसल्स में भी डिवीजन है, जिस तरह हमने एपिथेलियम में डिवीजन की, इसी तरह मसल में डिवीजन है। क्यों डिवीजन है, एक्चुअली हमारी जो वैसे जो मसल्स होते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में मोस्टली वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स का आपको पता है कि वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे जो जीआईटी है आपको पता है वो पेरिस्टालसिस करता है खुद ब खुद ही, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वो स्मूथ मसल्स की वजह से होता है।
माउथ और फेरेंक्स में हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, जबकि इसोफेगस से आगे सारा स्मूथ मसल्स होते हैं। अब माउथ और फेरेंक्स में स्केलेटल मसल्स क्यों दिए हैं? स्केलेटल मसल आपको पता है वॉलंटरी होते हैं, हम खुद उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर फूड को अपने माउथ तक या फेरेंक्स तक लेके जाते हैं तो वो वहाँ तक आपकी फूड आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। आप फूड खाकर अगर वो आपके फेरेंक्स तक गई है, आप उसको वापसी बाहर भी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी फूड एसोफेगस से आगे चली जाती है, एसोफेगस में चली जाती है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो फिर इनवॉलंटरी पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए फिर वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, फिर आप उसे बाहर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारे पास ये मसल्स की डिवीज़न है, और ये मसल्स की डिवीज़न ही हेल्प करती है कि हम लोग किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो फिर उसके बाद जो हमारी लेयर आती है वो होती है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर क्या है? यानी म्यूकस लेयर के बाद सब म्यूकस लेयर आ रही है। प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ जीआईटी, ये सारे पार्ट्स में है, ठीक है। इट कंटेन द लूज कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स आ रही है, न्यू सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स, ये इसी लेयर में आ रही है, म्यूकस सब म्यूकस लेयर। तीसरी हमारी मस्कुलरिस की लेयर आ जाती है। मस्कुलरिस की लेयर का आपको पता है कि मसल्स होंगे, इसोफेगस में बहुत स्केलेटन और स्मूथ मसल दोनों ही होते हैं, ठीक हो गया। वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो आती है वो स्मूथ मसल्स की होती है, जबकि आगे भी स्मूथ मसल्स होते हैं। स्टमक के अंदर जो मसल्स की लेयर है उनकी 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इनर ओब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है। अब क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर नर्व्स भी आ जाती हैं, तो नर्व्स यहाँ हैं, नर्व के प्लेक्सेस यहाँ पर आ जाती हैं स्मूथ मसल्स के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास हमने इनर सर्कुलर जो स्फिंक्टर्स भी आ जाते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। सो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना स्मूथ मसल्स का, ये क्या होता है कि स्मूथ मसल्स का मिलकर बना होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा वो स्केलेटल मसल्स की बना हुआ होगा और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से जब भी हमें जो है ना हमें मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो अपना मैच्योरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो भी उनके कंट्रोल में नहीं होता, अभी उनको ये तरीका नहीं आया होता कि किस तरह कंट्रोल करना है। तो जिस तरह वो एडल्ट होते हैं उनका ये स्फिंक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्केलेटल मसल ये वाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है हो गया। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह की लेयरिंग आती है, और फिर हम डायग्राम से भी देखेंगे कि किस तरह की डिवीजन हो रही है। फिर जो आखिरी जो लेयर है वो है फिब्रस और सीरोसियस लेयर। फिब्रस और सीरोसियस लेयर का मतलब यही है कि ये सीरोसियस और फिब्रस नेचर की है, इसको हम सीरोसा और सीरोसियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और मीजो एपिथेलियम सेल्स है, और फिब्रस लेयर होने की वजह से हम इसको फिब्रोसा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमने पहली लेयर म्यूकोसा बना दी थी। म्यूकोसा के बाद जो हमने दूसरी लेयर का ये येलो कलर वाली लेयर, इसको मैं सब म्यूकोसा कह रही हूँ। सो सब म्यूकोसा में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लूज कोलेजन हमारे पास आ जाते हैं, डिफरेंट इलास्टिक फाइबर्स आ रही हैं हमारे पास, और ब्लड वेसल्स भी इसी लेयर में आ रही हैं। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको ग्रीन ग्रीन डॉट इसी लेयर के बाहर ये वाले जो ग्रीन ग्रीन डॉट मैंने दिखाए हैं आप लोगों को, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, नर्व्स है। नर्व्स क्यों आना ज़रूरी था? क्योंकि हमारा जीआईटी को नर्व सप्लाई भी होता है। सो ये जो डिफरेंट मैंने नर्व्स बनाई हैं ग्रीन कलर की, इनको हम लोग कहते हैं मेजेनियर प्लेक्सिस। हम आगे इन प्लेक्सिस को डिस्कस करेंगे क्योंकि अगला ही टॉपिक हमारा नर्व सप्लाई है जीआईटी का। सो उसमें हम लोग इन सारे प्लेक्सिस, इनके फंक्शंस, इनका डिस्कस करेंगे। प्लेक्सिस होता क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आप नेक्स्ट लेयर देख रहे हो, ये पिंक कलर वाली लेयर, ठीक है।
ये पिंक कलर वाली लेयर क्या है? एक्चुअली इट इज़ व्हाट? इट इज़ सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, ये पिंक कलर वाली लेयर क्या है? ये है हमारे सर्कुलर मसल, यानी ये मस्कुलरिस जो लेयर है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक हो गया। अब सर्कुलर मसल्स के बाहर ही आप इसकी बाउंड्री पे देख सकते हैं पिंक कलर के डिफरेंट प्लेक्सिस मैंने आपको दिखाया है। इन प्लेक्सिस को हम एक और नाम देते हैं और इन प्लेक्सिस को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका नाम आप लोग लिख लें, डेट इज़ AUREBACH प्लेक्सिस। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर की मैंने आपको लेयर दिखाई है, ये लेयर क्या है? एक्चुअली इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये जो ग्रीन कलर की सबसे आउटर लेयर मैंने आपको दिखाई है, इसको हम कहते हैं सिरोसा। सिरोसा कह लें, फिब्रोरस लेयर कह लें, जो मर्जी लेयर कह लें। और इस तरह से मैंने ये जो इसको इस तरह और इसको इस तरह ले गई हूँ, इसको हम कहते हैं मेसेंट्री। तो कह रहे हैं मेसेंट्री। ठीक हो गया। ये डायग्राम के ज़रिए से भी मैंने आपको सारा समझा दिया कि किस तरह की लेयर्स होती हैं। और ये भी नई चीज़ आपने नोट करनी है कि जो सर्कुलर लेयर होगी वो इनर लेयर होगी, आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होंगी। प्लेक्सिस की लोकेशन भी आप लोगों ने देख ली है। आगे हम इन प्लेक्सिस का फंक्शन और इनकी जो पूरी सप्लाई है वो अब हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है? नर्व सप्लाई टू JIT। तो JIT को नर्व भी तो सप्लाई हो रही है ना, ऐसा नहीं होता कि भाई ये कंट्रोल में ना हो, ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। अब कौन सा नर्वस सिस्टम है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें कंट्रोल कर रहा है हमारे JIT को, या हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? कौन सा कंट्रोल कर रहा है, हमें ये देखना है अब। सबसे पहले जो नर्व सप्लाई है इसको हम दो डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, एक है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को देखते हैं। एक्चुअली ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई कहाँ से आ रहा है? ये क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है? क्या ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ रहा है? कौन से नर्वस सिस्टम से आ रहा है? सो आप लोगों ने ये नई टर्म अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो नर्व सप्लाई आ रहा है ये आ रहा है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। आप लोगों ने याद रखना ये तीसरा नर्वस सिस्टम आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने दो नर्वस सिस्टम पढ़े थे, एक CNS एक PNS। अब आप एक नया पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ ENS। ENS क्या है? इंटेरिक नर्वस सिस्टम है। सिर्फ हमारे JIT के पास ये नर्वस सिस्टम होता है और इसी नर्वस सिस्टम से इंटेरिक नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, अब इंटेरिक जो नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल द सिक्रीशंस इन द मूवमेंट ऑफ JIT। JIT में जितनी भी सिक्रीशन हो रही है, जितनी भी पेरिस्टाल्सिस हो रही है, इसी के कंट्रोल में है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट विदिन द वॉल ऑफ द JIT फ्रॉम एसोफेगस से एनस। आपके एसोफेगस से स्टार्ट होता है ये इंटेरिक सिस्टम और एनस तक आ जाता है। ठीक है, अब इसमें प्लेक्सिस दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्क्यूबैक प्लेक्सिस, एक होता है मेसेंट्री प्लेक्सिस। ठीक है, अब प्लेक्सिस, वर्ड प्लेक्सिस का मतलब क्या है? प्लेक्सिस कंटेन द नर्व सेल बॉडीज, प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल एंड द रिसेप्टर्स। ठीक है, प्लेक्सिस क्या चीज़ है? एक्चुअली आप अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहो, दीज आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है ये हमारे पास? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व्स। ठीक हो गया। अब ये भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको डिफरेंस पता हो न्यूरॉन में और नर्व में। न्यूरॉन्स क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं हमारा पूरा जो न्यूरॉन्स है जिसके अंदर सेल बॉडी भी होती है, जिसके अंदर एक्सॉन भी डेंड्राइट भी होते हैं, जबकि नर्व्स जो होती हैं ये सिर्फ एक्सॉन पे मुश्तमिल होती हैं। ये डिफरेंस है इनके दरमियान में। सो प्लेक्सिस में सेल बॉडीज़ आ गई, पूरा नर्व का सेल आ गया और रिसेप्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आर्क्यूबैक हम प्लेक्सिस को स्टार्ट करते हैं। इसे हम मेसेंट्रिक नर्व प्लेक्स भी कहते हैं। लोकेशन आपने इसकी इतनी ख़ास नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये मैंने इस डायग्राम में आपको दिखा दिया। अगर आप डायग्राम बनाते हो ना तो आपको इसकी लोकेशन खुद ब खुद पता लग जाएगी
ये देखिए, ये जो मैंने पहली ये वाली जो लेयर है, ये पिंक वाली, ये मैंने आपको दिखाई थी। इससे जो पहले ये जो पिंक कलर की लेयर है, ये मैंने आपको कहा था कि सर्कुलर मसल्स है, और ये आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो ये प्लेक्सिस कहाँ पर है? इनर मस्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में है। ठीक हो गया। फंक्शन सब इन ये जो सारे आगे मैं प्लेक्सिस आपको पढ़ाऊँगी, इन सब के आपने फंक्शंस पे फोकस करना है, सिर्फ फंक्शंस पे। रेगुलेट करें द मूवमेंट ऑफ जीआईटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आर्चीबैक प्लेक्सिस क्या करते हैं? ये रेगुलेट करें जीआईटी की मूवमेंट को, मींस पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करें। किस तरह कंट्रोल करें? बाय सिक्रेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलिनकोलाइन। एसिटाइलिनकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको रिलीज़ करके ये पेरिस्टालसिस को रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा जो प्लेक्सिस आ जाते हैं, ये आते हैं मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। इनको हम लोग सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी लोकेशन देखिए, ये हमने ग्रीन कलर में डिफ़ाइन किए थे। इससे पहले सब म्यूकस की लेयर है और इसके बाद सर्कुलर मसल की लेयर है। सो सब म्यूकस लेयर के साथ होने की वजह से हम इसको सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस भी कहते हैं। फंक्शन पे इसका आपने गौर करना है। रेगुलेट द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआईटी, मतलब इसने जीआईटी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। फिर इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, ये हमने इंट्रिंसिक पढ़ा, ये अब हमने एक्सट्रिंसिक पढ़ना है। एक्सट्रिंसिक किससे कंट्रोल हो रहा है? अब हमने कहा कि इंट्रिंसिक को तो कंट्रोल कर रहा है हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई कहाँ से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको पता है सिंपैथिक भी होता है और पैरासिम्पैथिक भी होता है। अब सिंपैथिक जो नर्व फाइबर्स हैं, ये आएंगी हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ये सारी डिटेल आपने पहले भी पढ़ी हुई है। जो गौर करना है वो आपने इसके फंक्शन पे करना है। क्या काम करें? इनहेबिट द मूवमेंट एंड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ जीआईटी, कि इसने जीआईटी की मूवमेंट और उसकी सिक्रीशन दोनों को डिक्रीज़ कर रहा है। यानी ये मेसेंजर प्लेक्सिस और आर्चीबैक प्लेक्सिस दोनों के फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, दोनों के फंक्शंस को कैंसल आउट कर रहा है, उनको नहीं होने दे रहा है। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो वो किस तरह की फंक्शन कर रहा है वो हम लोग देखते हैं जी। तो फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या है? इट एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड द सिक्रीशन ऑफ जीआईटी। ठीक है। सो यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मेसेंजर प्लेक्सिस और आर्चीबैक प्लेक्सिस दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है, और जबकि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो उसको इनहिबिट कर रहा है। ये एक सिंपली डायग्राम है और ये दिखाया गया है किस किस तरह की नर्व सप्लाई जो है वो दी जाती है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहा, और ये वाला जो पार्ट है ये सिंपैथेटिक का है। सो पैरासिम्पैथेटिक में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेगस नर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेगस नर्व ने ही पैरासिम्पैथेटिक के पूरे प्रोसेस को संभाला हुआ है। ये हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि वेगस नर्व से ही आ रही हैं। और वेगस नर्व देखिए, एक ही वेगस नर्व आगे से निकल रही थी, उसी वेगस नर्व ने डिवीजन शो की और डिफरेंट पार्ट्स में गई। एसोफेगस में भी जा रही है, स्टमक में भी आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी ये दे रहा है। इसी तरह ही लार्ज इंटेस्टाइन को पेल्विक नर्व भी हैं जो कि उसको स्टिमुलेट कर रही हैं। दो तरह की नर्व देखिए आ रही हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक में, और वो हर पार्ट को सप्लाई कर रही है। इस तरह अगर हम सिम्पैथिक के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये हमारा जो थोरेसिक रीजन है और लुम्ब्रिक रीजन है, यहाँ से हमारी नर्व्स निकलती हैं, गैंग्लिया से आगे पास होती हैं, गैंग्लिया से आगे ये फिर इधर हर पार्ट के अंदर जो है वो डिवीजन शो कर देती हैं। सो ये था हमारा जीआईटी का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले इसको डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसके फंक्शंस हमने देखे, फिर हमने उसकी एनाटॉमी को देखा, उसकी लेयर्स को देखा, फिर हमने उसके अंदर नर्व सप्लाई को क्या है कंसेप्ट हमने उसको देखा है, और यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग आगे माउथ को और सैलिवरी ग्लैंड्स को, और जो आगे जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे जीआईटी के, और जितने भी हमारे पास आगे ऑर्गन्स आ जाती हैं इसके अंदर, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है। सो आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, and thanks for watching my video. Please subscribe my channel and like it and share with your friends. Thank you for your cooperation and watching. Allah Hafiz.